है मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक नया चेहरा आपको नजर आ रहा है। कुशल मेहरा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ऑनर की बात है। ये ऑथर हैं, नास्तिक इनकी किताब का नाम है। इसके अलावा ये पॉडकास्ट भी करते हैं और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। और मेरे प्रोग्राम में मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी ओरिजिन कमेंटेटर या किसी ऐसे चैनल पर ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन ताहिर गोरा जी के प्रोग्राम में भी ये शरीक हो चुके हैं। तो कुशल मेहरा जी जो हैं वो फिलॉसफी में इन्होंने मास्टर्स कर रखा है। बहुत काबिल इंसान है और बहुत कमाल की बातें करते हैं। कुशल मेहरा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। नमस्ते, थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर। मैं इनफेमस हूँ। जैसा फेमस हूँगा पता नहीं मगर इनफेमस पक्का हूँगा। सो आई लुक फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। तो सर वो कहते हैं ना कि क्या बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। हाँ, बस कुछ ऐसा ही है, आप ठीक है ना समझ जी। लीजिए। कुशल मेहरा जी, आज हम आपसे ये बात मैं करना चाहूंगी। हमने ये देखा कि भारत में महिलाओं को बहुत ताकतवर बनाया गया। अभी जब चंद्रयान 3 की लॉन्च हुई, आदित्य एल1 जो उनका सोलर मिशन है उसके ऊपर साइंस टेक्नोलॉजी में इतने बड़े-बड़े नाम सामने आए, हमें पता ये चला कि ये सब जो मिशंस हैं, इनके पीछे जो डायरेक्टर हैं वो महिलाएं हैं, खवातीन हैं। और हम तो मतलब बहुत खुश हुए, मैं बहुत खुश हुई और मैं इस बात पर मैं ये कहती हूँ कि सैल्यूट है कि कितनी ज़बरदस्त वहाँ पे खवातीन को जो है वो अपलिफ्ट किया गया है। आप कैसे देखते हैं कि वहाँ पर की खवातीन का पॉलिटिकल सिस्टम में अपना हिस्सा, अपना किरदार और ज़िंदगी के और प्रोफ़ेशंस में, डिपार्टमेंट्स में उनका रोल बहुत बढ़ चुका है? सो इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स होंगे। पहले मैं ये कैविएट के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा कि मुझे फिर भी लगता है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अब भारत भले भारत को अ, हम बहुत आगे हैं, लेट्स से कंपेयर टू पाकिस्तान भारत काफ़ी आगे होगा। मगर आई थिंक द बेंचमार्क शुड बी व्हाट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। मगर उस मुकाबले में हम थोड़ा पीछे हैं अभी भी। मगर भारत ने सिंस इट्स इंसेप्शन एक एक कल्चर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ फ्यू थिंग्स। जैसे जब हमने आज़ादी पाई थी तो एक वो फीमेल वोटिंग के राइट्स पहले दिन से मिले थे। लोगों को एहसास नहीं होता है कि बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस में भी औरतों को राइट्स नहीं मिले थे, बहुत बाद में जाके मिले। अमेरिका में भी बाद में जाके मिले उनकी इंडिपेंडेंस के। हमारे यहाँ फ्रॉम डे वन फ्रॉम इंडिपेंडेंस वी गिव वुमेन वोटिंग राइट्स। आई थिंक उसके बाद एज फार एज हिंदू वुमेन आर कंसर्न, मैं उसके बारे में कहूँगा क्योंकि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, सो यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन इंडिया में आती है। मगर क्योंकि नेहरू के अंडर ही हिंदू कोड बिल पास हो गया था, और जब हिंदू कोड बिल पास हुआ उससे एक एक हिंदू सोसाइटी में एक बहुत रिफॉर्म मूवमेंट आई। सो उसके डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स ये होते हैं कि जब आप इनिशियली ही इनहेरिटेंस और ये सारी चीज़ों को आप फिक्स कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि नेचुरली इंडिया में हिंदू कोड बिल इज एप्लीकेबल ऑन हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। ये 4 लोगों के ऊपर हिंदू कोड बिल अप्लाई होता है एंड अदर्स के ऊपर नहीं होता। सो उससे एटलीस्ट ये कम्युनिटीज में वुमेन एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस। उसके बाद ऑब्वियसली सब्सिक्वेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आई इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस और 50% तक आ गई हैं अभी। आई थिंक 2008 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। सो इंडिया में एक पहले दिन से एक कल्चर था। दूसरा आई थिंक हमारे एक एक इंडिया का जो एक एक एंशिएंट कल्चर में भी एक फीमेल गॉड्स एंड गॉडेसेस हमेशा रही हैं। तो फॉर हैविंग वुमेन इन मेन स्ट्रीम लाइफ फॉर एन एवरेज इंडियन इज नॉट दैट बिग अ डील ऑनेस्टली। और वो रहा है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं बार बार ये रिमाइंड करना चाहता हूँ क्योंकि मतलब इट डजंट मीन यू सिट ऑन योर लॉरल्स। मगर एक पहले दिन से जब आप एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देते हैं, और ऑब्वियसली भारत में हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर अलग था। हमारा गवर्नेंस बेस्ड ऑन रिलीजन नहीं था, हमारा गवर्नेंस बेस्ड ऑन at least trying to separate religion from social life, although I believe India has not done it successfully in many ways. Constitution भी हमारी काफी religion के बारे में बात करती है, which is not needed in my view. मगर फिर भी we are far better. In fact, in that sense, in Asia, I think we are, हम हो गए और एक्का दुक्का देश हो गए, we are the exceptions. बाकी all across the Asian continent, very few countries have that.
तो एक उसमें एक एटीट्यूड तो डेफिनेटली आया है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर हम ईयर ऑन ईयर फिगर्स देखें, आई थिंक अभी कुछ 26-27% है। वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मगर इट इज इम्प्रूविंग, इट इज चेंजिंग स्लोली बट श्योरली। और धीरे धीरे करके जो हमारी, स्पेशली सिंस 1991 जब हमारे पोस्ट जो ये लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके बाद डेफिनेटली आप देखोगे कि विमेन पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ, इन प्रोफेशनल लाइफ बहुत बहुत बढ़ गई है। ठीक है, पहले हिंदी सिनेमा होता था और हिंदी सिनेमा में तो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दोनों होती हैं, मगर अब ये चेंज डेफिनेटली आ रहा है। जैसे अभी मेरे को कई बार डायस्पोरा में पाकिस्तानी लोग मिलते हैं जो इंडिया विजिट करके आए हैं, जिनके लेट्स से कैनेडियन अमेरिकन पासपोर्ट होते हैं। बोलते हैं वो सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये देखते हैं, जब वो इंडिया जाते हैं ना, औरतें स्कूटर चलाती हैं। वो मुझे बोलते हैं हमारे वहाँ नहीं होता। बोलता है हमारे यहाँ औरतें स्कूटर नहीं चलाती। मैंने बोला हमारे यहाँ तो ये इतना नॉर्मल है कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसके अलावा कोई चीज हो सकती है। औरतें तो स्कूटर चलाती है, तो बड़ा कॉमन सा चीज है हमारे लिए, मतलब। तो ये कुछ कल्चरल चीजें थी। आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम इंडियाज धार्मिक आइडेंटिटी ऑल्सो, जो हमारा नेटिव कल्चर है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के अदवार में भी खवातीन को बहुत अपलिफ्ट किया गया है। पॉलिटिकल उनका जो करियर है और जो पॉलिटिकल रोल है वो बहुत हमें बढ़ा हुआ नजर आया। क्या ऐसा है? और आप समझते हैं कि ये जो एक बात की जाती है कि जो भारत की खवातीन हैं या जो लेडीज हैं या जो महिलाएं हैं, उनका वोट मोदी की तरफ है, ऐसा जो कहा जाता है, डेफिनेटली, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वोटर टर्नआउट को देखोगे ना, तो जैसे 48.9% औरतें भारत का इलेक्टोरल फोर्स हैं, मतलब इलेक्टोरल रोल्स में है, जो अराउंड 969 मिलियन होंगी, 9 इत अप्रोक्सीमेटली है। और मतलब वो बढ़ते जा रही हैं। तो ये अगर आप ट्रेंड्स देखेंगे तो 2014 में विमेन 397 मिलियन वोटर्स थी, फिर 431 हुई, फिर 471 हो गई अभी 2024 में। और इनफैक्ट ये स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई ने शायद एक इकोनॉमिक रिसर्च टीम थी, उन्होंने ये स्टडी किया था कि 2029 के बाद तो देयर विल बी मोर विमेन वोटर देन मेन। औरतें ज्यादा हो जाएंगी मर्दों से वोट करने के लिए एलिजिबल। जो ये नंबर्स हैं, मतलब काफी जायंट लीप होने वाला है ये। और अगर आप ओवरऑल, अगर आप मुझे याद है 2019 जनरल इलेक्शन जब निकला था ना, तो हमारे यहाँ जो एनालिसिस होते हैं, पोस्ट पोल एनालिसिस होते हैं, तो सीएसडीएस का ये लोकनीति का जो एनालिसिस आया था, उसमें पता चला था कि देयर वाज अ जायंट मैंडेट of women that have voted in favor of the BJP led NDA, which is obviously Prime Minister Narendra Modi's political outfit। तो उसमें बहुत सारी स्पेसिफिक स्कीम्स थी, जैसे एक उज्ज्वला स्कीम थी जिसमें गैस और एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी मिलती है, या मातृवंदना योजना थी, पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना में बेसिकली घर मिलते हैं। फिर अभी उसके बाद और भी अभी स्कीम्स आई हैं, जैसे रनिंग टैप वाटर की स्कीम आई हुई है, और भी स्कीम्स आई हैं। और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज की है सर, मुझे जमीन देने की बात हुई ना, कि लैंड अब उनके नाम पर जो है वो दिया जा यस। रहा है। ये एक और बड़ी रिफॉर्म वहां पे आई है। नहीं, एक और क्या हाल में, जब ये जैम ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं हम, जन आधार और मोबाइल, जो जैम ट्रिनिटी भारत में बोलते हैं जिसको, इससे क्या हुआ, बैंक अकाउंट्स खुलने शुरू हुए। स्पेशली कोविड के बाद है ना, एक बहुत बड़ा पुश मिला, औरतों के अकाउंट्स खुले। और जो बेनिफिट्स है ना, वो कैश फॉर्म में डायरेक्ट औरतों के अकाउंट में जाना शुरू हो गए। पहले कैसा होता था, पहले का जो इंडिया का सोशल वेलफेयर सिस्टम होता था ना, उसमें बहुत सारे होल्स थे कि वो इन काइंड आता था, वो एक्स को जाता था, उसमें इतनी करप्शन होती थी, और बहुत सारी समस्याएं होती थी। दूसरा, बाथरूम्स लोगों को एहसास नहीं होता है, स्पेशली रूरल इंडिया में। अब औरत को गांव में खुले में जाके शौच करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। आज आप जब बाथरूम बना देते हो ना, तो ऑब्वियसली औरत आपको वोट करेगी ना, क्योंकि उसके लिए तो आपने एक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब लोगों को एहसास नहीं होता। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोली थी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं छोटी छोटी चीजें करता हूं। तो उन्होंने बोला था, हाँ मैं छोटी छोटी चीजें करता हूं, मगर कोई ये क्यों प्रश्न नहीं पूछता कि इसके पहले वो छोटी छोटी चीजें किसी ने क्यों नहीं की थी।
तो अब मुझे कई बार हंसी भी आती है कि लोग कहते हैं कि मोदी छोटी चीजें क्यों सॉल्व कर रहा है। भाई तुमको किसने रोका था सॉल्व करने से? द रीजन नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स इज बिकॉज किसी ने नहीं किया तो बाथरूम दिया औरतों का। आप अगर एंटायर जो इंडियन इकोनॉमिक सक्सेस का कारण है ना, इट इज अ वेरी रोबस्ट यूज ऑफ वेलफेयरिज्म मिक्स्ड विथ मार्केट इकोनॉमिक्स लेवरेज बाय टेक्नोलॉजी। आप इसको है ना, आज जब बाथरूम है ना वो वेलफेयर नहीं है, बाथरूम एक केपेक्स है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। जब आप एक औरत को बाथरूम देते हैं, अभी सिंपल है, बाथरूम्स तो मर्द और औरत दोनों के लिए आए ना, अभी उसका सेकेंड इफेक्ट क्या हुआ आप और ये चेक करिएगा आप, मलेरिया के जो केसेस है ना इंडिया में वो ड्रॉप हो गए हैं अभी, क्योंकि ओपन डेफिकेशन बंद हो गई है इंडिया में। तो अभी आप सोचिए इतने लोग मरते थे मलेरिया से और गवर्नमेंट का हेल्थ केयर हॉस्ट होता था, क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ केयर भी होती है। तो आपने बाथरूम बनाने का खर्चा किया, मगर उसके एवज में आपके जो हेल्थ केयर कॉस्ट के डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स आए और औरतों की लाइफ में सुधार आया। और फिर आप अगर, आपको पता है गांव में वो लोग वो हवा मार के वो चूल्हे को फूंक मारती थी, तो उससे उनको लंग्स के डिसऑर्डर और मेनी अदर डिसऑर्डर्स। अभी आप अगर गैस सिलेंडर्स दे रहे हो या वो पोर्टेबल सिलेंडर्स दे रहे हो गांव में, तो उनकी तो हेल्थ इंप्रूव हो रही है ना। तो फिर अच्छा मजे की बात है, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया, आज की डेट में आप स्टेट लेवल पॉलिटिक्स देखेंगे, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। बंगाल में दूसरी स्कीम्स होंगी जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ओडिशा में जाएंगे, वहां पे किसी और की स्कीम होगी। आज की डेट में पूरा इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है ना, वो वुमन वोटर को वू कर रहा है। स्टार्ट बीजेपी ने किया, अब सारे के सारे आपको मैं लिटरली लाइन से आपको बता सकता हूं। कांग्रेस है, बोलते हैं हम 1 लाख रुपए दे देंगे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोल दिया हम ये कर देंगे। यूपी में एक कन्या सुमंगला योजना है, सामूहिक विवाह योजना है, स्कूल जाओ अभियान है। बंगाल में लक्ष्मी भंडार है। मैं आपको ऐसे एक के बाद एक बता सकता हूं। हर स्कीम में, हर हर स्टेट में कोई ना कोई तरीके से, इट इज ऑल बिकॉज नरेंद्र मोदी क्रिएटेड अ न्यू पैराडाइम इन इंडियन पॉलिटिक्स, वेयर फ्रॉम ओल्ड कास्ट बेस्ड वोट बैंक्स, रिलीजन बेस्ड वोट बैंक्स, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी ने उन सबको यूसर्प करके बेसिकली सबसे बड़ा वोट बैंक बना दिया भारत में, वो है औरत। वाह! तो इसका मतलब है कि जो भारत की महिलाएं हैं वो नरेंद्र मोदी साहब को वोट दे रही हैं। एक बड़ा तबका दे रहा है भारत की महिलाओं में। लोग ये भी कहते हैं कि नहीं मुस्लिम औरतें नहीं करेंगी। मेरी प्रिडिक्शन है अगले डेकेड में जो सेकंड सबसे बड़ा फीमेल वोट बैंक में एडिशन होगी वो मुस्लिम औरतों को होगा। इवेंचुअली वो भी आ जाएंगी, क्योंकि जब वो भी बेनिफिट्स देखेंगे वो बोलेंगे यार छोड़ो यार। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, वोटिंग पैटर्न्स में इंडिया में मुस्लिम वुमेन आर नॉट एज एम्पावर्ड। मैं ये, मुझे कोई शर्म भी नहीं आती है कहने में। मैं डेफिनेटली, अगर आप हिंदू एम्पावरमेंट, सिख एम्पावरमेंट, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन से मुस्लिम औरतों की एम्पावरमेंट को आप कंपेयर करोगे, इट्स अ ट्रेजेडी दैट मुस्लिम वुमेन आर नॉट एंड दोज आर सोशल रीजंस, नॉट गवर्नमेंट रीजन। गवर्नमेंट की स्कीम्स तो सबको मिल रही हैं, मगर सोशली मुस्लिम वुमेन आर स्टिल नॉट एम्पावर्ड। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज भी मुस्लिम वुमेन आर गवर्न्ड बाय शरिया लॉ, which is a problem, which creates many issues, right? जैसे हिंदू औरतों को आप समझिए ना, उनको 50% इनहेरिटेंस है लीगली अधिकार, मुस्लिम औरतों को नहीं है भारत में। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, मुस्लिम औरतों को भी वो क्या आप अधिकार होने समझते हैं चाहिए। कि इसमें जो एक बैकवर्ड माइंडसेट है और वो चीज है, उसी को लेकर बिल्कुल चल रहे हैं? बिल्कुल। आप अगर किसी, देखिए मैंने हमेशा कहा है एक समाज को सुधारना है ना, उनकी औरतों को एम्पावर कर दो। एक समाज की जो तरक्की का सबसे बड़ा एक मापदंड जिसको बोलते हैं मेजरमेंट क्राइटेरिया, हम जिसको कहते हैं ना, वो है कि उसकी औरतों की क्या स्टेट है। अगर आपको एक समाज को सुधारना है, मैं तो उस समाज को उसी स्टैंडर्ड से जज करता हूं, किसी भी समाज को होने दो, क्या उस समाज में औरतें एम्पावर्ड हैं कि नहीं। और अभी नेक्स्ट आई होप 2024 की अगर भाजपा की सरकार आए, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, क्योंकि मुस्लिम औरतों का सबसे बड़ा बेनिफिट होगा उससे, उनको राइट्स मिलेंगे। आज जो अपसर्ड प्रैक्टिसेस जो भारत में लीगली सैंक्शनड है वो सब खत्म होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इस्लाम में, और रिलीजन्स में भी हो, सब खत्म हो जाएंगी और ट्रू एम्पावरमेंट आएगी। और ये जो आप अभी देख रहे हैं ना विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो जस्ट अंडर 30% है, मेरे हिसाब से ये डेकेड में 35-37% जाएगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखिए भारत का बर्थ रेट भी कम होते जा रहा है,
सो लेबर फोर्स में रिक्वायरमेंट होगी, नेचुरली विमेन विल बी कॉल्ड टू वर्क. इट इज अ नेचुरल, इकोनॉमिक्स ट्रम्प्स एवरीथिंग. इकोनॉमिक रियलिटीज को ना आप झुटला सकते हैं ना मैं झुटला सकता हूँ. इवेंचुअली विमेन विल वर्क इन इंडिया, and I hope it happens to Muslim women too. I feel Muslim women will be the next big vote bank for BJP in the next 10 years. हाँ, अभी लोग, मैं ये बात कह रहा हूँ ना, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. जैसे लोगों ने पहले भी मेरा मजाक उड़ाया था कि औरतें, मैंने 10 साल पहले बोला था औरतें भाजपा की सबसे बड़ी वोटर होंगी, तभी भी लोगों ने मजाक उड़ाया था. मैंने बोला था देख लेना तुम, 10 औरतें ही भाजपा को जिताएंगी. आज भी भाजपा को औरतें ही जिता रही हैं. मर्द इतने वोट नहीं करते भाजपा को जितना औरतें करती हैं. और ये क्या दिखाता है कि पहले कैसा होता था, मर्द बोलता था तू इसको वोट करेगी और औरत सुनती थी. भारत की औरत आज ओवरवेलमिंगली नहीं सुनती अपने मर्द की. वो बोलती है तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगी. वाह, वेल डन, वेल डन मैन. दैट्स व्हाई आई एम बिग फैन ऑफ मोदी. मैं जब ये कहती हूँ तो बहुत से इसके ऊपर जो है सवाल लोग उठाते हैं, लेकिन यही वजूहात है, यही वजह है कि मोदी ने जो कर दिखाया, यानी खवातीन, आपके घर की खवातीन ने भी वोट दिया होगा. बिल्कुल. हमारे घर में जैसे मेरी वाइफ तो कैनेडियन है, शी कांट वोट इन इंडियन इलेक्शंस, बट मेरी मदर को और मेरे फादर को देखा है बचपन में आर्ग्यू करते हुए. मेरी मदर तभी कांग्रेस को वोट करती थी, मेरे फादर बीजेपी को करते थे. तो मैं तो बचपन में ऐसे देखता था दोनों मेरे माँ बाप आर्ग्यू करते हुए. मैं 80s की बात कर रहा हूँ. माय मदर वाज अ ह्यूज इंदिरा गांधी सपोर्टर, and she voted for Indira Gandhi, and my father was different. My father was from a Jansangh background, and they had robust debates at home, and मैं तो बड़ा used to था इन चीजों को देखने को. आज मेरी मदर बीजेपी को वोट करती हैं and a hardcore मोदी सपोर्टर है. I think my mother really became a BJP supporter post Modi, especially. I mean, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ something happened post Modi. So many women I know just vote for BJP for Modi. I think they don't even vote for BJP. They're just voting for Modi. ये मोदी फिनोमेना है, मोदी इरा है ये. पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है. अच्छा, मुझे ये भी अब आप बताइए कि जब हम ये बात कर ही रहे हैं इलेक्शंस की, क्योंकि बीच में बहुत बातें हो गई खवातीन के, महिलाओं के साथ साथ, तो इलेक्शन में क्या देख रहे हैं, कौन आ रहा है? मैं तो ये कहा करती हूँ जालिमा मोदी आ रहा है. आपको कौन आता हुआ नजर आ रहा है? Honestly, obviously everybody has a puncher's chance, to use a boxing analogy, but मुझे कोई कारण नहीं लग रहा बीजेपी का नहीं आने का. मेरे हिसाब से they will either retain their tally of 2019 or they might increase by 10 to 15 seats, all things remaining equal. मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा है. मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा. मैंने जितना लोगों से बात की है, जितने वो प्री पोल सर्वेज मैंने देखे, या ओपिनियन पोल्स या मूड ऑफ द नेशन सर्वेज देख रहे हैं, वो एक ही तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लेड सरकार आने वाली है. मुझे कोई कारण नहीं. आई वुड बी शॉक्ड इफ इट डजंट हैपन, बिकॉज ऑनेस्टली वेदर वी टॉक टू बिजनेस कम्युनिटी, कैसा होता है मालूम है, आप एक बिजनेस कम्युनिटी में भी डिस्कशन करेंगे ना, 9 out of 10 क्रिप करते हैं, मगर फिर उनको अगर आप कुरेद की पूछोगे वोट किसको करेगा, बोलते उसको तो नहीं कर सकते. मतलब उसको कौन है, बोलता राहुल गांधी. बोलता क्यों, उसको देख के डर लगता है. सी, नॉट ओनली डज Narendra Modi generate confidence. What people don't realize is Rahul Gandhi gives you fear. Whether it's क्वेश्चन मैंने जी, क्यों डर क्यों लगता है मुझे, ये इस बात की समझ नहीं आई. किस चीज का डर लगता है? हाँ, पॉलिसीज. जैसे अभी राहुल गांधी जी ने रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की. देखिए, वी हैव सीन व्हाट हैपेंस विद सोशलिज्म. भारत के जो लोग हैं, भारत सोशलिस्ट था 1989-90 तक. वी हैव सीन द हॉरर्स ऑफ सोशलिज्म. So when and he's talking about the same things that his grandma did. Indira Gandhi, she nationalized banks, she did a lot of bad policies. हमने देखा हमें वो क्या मिला उससे. ये क्या होता है कि मैं हमेशा जोक मारता हूँ मेरे लेफ्ट विंग दोस्तों के साथ. मैं लेफ्ट विंगर नहीं हूँ, मैं फिस्कल कंजर्वेटिव हूँ. आई बिलीव इन राइट विंग इकोनॉमिक्स. आई एम सोशली वेरी लेफ्ट विंग. मैं सोशल लिबरल हूँ, मगर फिस्कली मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ. तो मैं हमेशा मेरे लेफ्ट विंग दोस्तों को बोलता हूँ, मैंने बोला यार तुम लोगों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना, वो सिर्फ सबको इक्वल गरीबी दे सकती है, और कुछ नहीं दिया तुम लोगों ने अपने जीवन में. तुम लोग इक्वालिटी जब बोलते हो ना, तो इक्वली तुमको गरीबी मिलेगी. और जो राहुल गांधी जी जो बातें कर रहे थे इस पर्टिकुलर थिंग, जो था ये इलेक्शन कैंपेन, मैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मैं इनहेरिटेंस टैक्स का सैम पेट्रोडा ने बात की थी, एंड ही इज वेरी क्लोज टू राहुल गांधी. सो एनीबडी हु थिंक्स दैट सैम पेट्रोडा वाज स्पीकिंग, नो, राहुल गांधी
Especially Sam Pitroda is very close to Rahul Gandhi. Sam Pitroda is an NRI, he lives in America, who had said inheritance tax aana chahiye. And these things really scare people. And plus there's social engineering policies. भारत अभी जात पात धर्म से आगे जा रहा है. तो नहीं, लोगों ने सुना नहीं, मोदी जी ने भी कहा था एक इंटरव्यू में मुसलमानों के लिए कि भाई एक बार बीजेपी के ऑफिस में आके बैठ के तो देखो क्या होता है, तो देखो तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि हम क्या हैं और क्या नहीं है. तुम तो आने को ही तैयार नहीं होते हो. तो मोदी जी ने भी बेसिकली एक बात कही थी मेरी पॉडकास्ट पे रिसेंटली. भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा एयर टाइम अगर बीजेपी किसी स्पोक्स पर्सन को देती है तो वो शहजाद पूनावाला को देती है. शहजाद तो मुसलमान है. तो शहजाद ने भी मेरे को ये बोला था यार, मैं ऑनेस्टली, एंड शहजाद कांग्रेस से बीजेपी में आया बाय द वे. तो शहजाद ने मेरे को बोला था, बोलता है मेरे साथ जो भी इस्लामोफोबिया हुआ वो असल में कांग्रेस में हुआ. ये ऑन द रिकॉर्ड शहजाद बोल चुका है मेरे साथ मेरी पॉडकास्ट पे. और एक मैं आपको सबसे फंडामेंटल चीज बोलता हूँ, क्योंकि हमारी चर्चा विमेन के ऊपर थी. बहुत कम लोगों को ये पता है कि द फर्स्ट पॉलिटिकल आउटफिट टू गिव रिजर्वेशंस टू विमेन एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इन पोस्ट्स is actually the Bharatiya Janata Party. 30% of seats in the Bharatiya Janata Party as the law of their internal governance. उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन होती है, भारतीय जनता पार्टी was the first political outfit that had amended its constitution way back in, I think, early 2000s, that they will give women seats in every political stature of the party, and they make sure they follow it till date. और अभी तो आपको पता है, पता नहीं आपको, कि हमने तो women reservation bill ही पास कर दिया पार्लियामेंट ने with unanimous. So I'll give credit to all political parties. Basically I think सिर्फ एक बंदे ने उसके अगेंस्ट वोट किया है, वो असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस मुसलमीन, वो पॉलिटिकल आउटफिट के बंदे ने उसके अगेंस्ट वोट किया. बाकी सब लोगों ने यूनानिमसली दे वोटेड इन फेवर of women getting. So India का direction एक ही है, women will be empowered, they will be given welfare schemes, they will be given jobs. भारत की direction एक ही है. और इसमें खुशी की बात ये है कि भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, on the women issue they are all in agreement. अच्छा, आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह अभी आप सारी बात करें तो जाहिर है आपको, मुझे लगता है कि सारी जो निटिग्रिटीज हैं वो उसमें इलेक्शन की वो काफी आप जानते हैं उसको. जो जो इस वक्त सीट्स का मामला चल रहा है, जहां तक पहुंचे हैं, 4th या 5th फेज जो है वो अब हो चुका है इलेक्शन का. तो कौन सी स्टेट्स में जो है वो बीजेपी भारी पड़ रही है और कितनी आप सीट्स देख रहे हैं, जरा थोड़ा सा अगर हम हमारे लिए एनालाइज कीजिए. कौन फेसबुक के ऊपर हैं कि जो मोदी है उसने जो करके दिखा दिया वो तो नामुमकिन सी बातें हैं. बताइएगा कि इलेक्शन में क्या इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरफ जा रहा है ये रिजल्ट. 303 सीट्स मिली थी लास्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी को. तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ यूपी को हम साइड हटा देते हैं, बाकी जिसको हम भारत में हिंदी हार्टलैंड बोलते हैं, जो गुजरात से शुरू होता है, सिर्फ एनालिसिस के लिए, भाई मेरे गुजराती भाइयों, मुझे मालूम है आप लोग हिंदी नहीं बोलते हो, गुजराती बोलते हो, मगर बेसिकली जो पॉलिटिकल कोलोकियलिज्म में उसको बोलते हैं हिंदी हार्टलैंड. गुजरात से लेकर नॉर्दर्न इंडिया की काफी स्टेट्स कवर होती है. उसमें अगर समझ लो 5-6 सीट कम हो गई भाजपा की, मगर वो साउथ में शायद दे विल मेक अप फॉर दैट. साउथ में लोगों को लग रहा है साउथ में बीजेपी की वोट परसेंटेज कम होने वाली है. आई एम वेरी श्योर बीजेपी की वोट शेयर साउथ में बढ़ने वाली है. तो ये जो शगुफा छेड़ा जाता है ना, साउथ एंड नॉर्थ इंडिया, ये शगुफा भी अभी दैट विल आल्सो बी पुट टू रेस्ट. बिकॉज एंड यू नो व्हाट द फनी बिट इज, आलिया जी, कि इवन लास्ट 2019 में कांग्रेस वाले इतनी बातें करते हैं, बीजेपी हैड 1 more member of parliament देन कांग्रेस फ्रॉम द साउथ इन टोटल. So absolute numbers में बीजेपी का फिर भी एक ज्यादा था कांग्रेस से, which is funny. So अभी बीजेपी की वोट शेयर साउथ में बढ़ेगी. I think they will compensate. 3 states में I think BJP is going to gain significantly compared to 2019. I think यूपी में उनको लास्ट टाइम 62 मिले थे, 62. They will I think cross 70. मिनिमम 70 तो होंगे. बंगाल में they were 18. I think they will go 22 plus. And ओडिशा में वो 5-6 सीट गेन करेंगे. I just think all things remaining equal, BJP gains 10 seats. I think 315 तक भी हो सकता. I would not be shocked if they get that. क्या वो 400 पार है? नहीं, मैं नहीं मानता. मेरे हिसाब से वो एक उसको बोलते हैं ना, एक इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी होती है कि भाई 400 पार बोलो तो फिर आपका ओपोनेंट बोले देखा तेरे को 400 नहीं आया. भाई जीता तो वही ना यार, 400 नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है. ये तो कैसा होता है मालूम है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ मगर तू सिर्फ है ना, तू जीता मैच मगर मैं सिर्फ 3 रन से हारा. भाई हारा तो तू ही ना, 3 रन से हारा कि 100 रन से हारा, मैटर क्या करता है.
वो चीजें आई थिंक दीज वर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मतलब अगर भाजपा को ही 350 के ऊपर आए तो मैं खुद शॉक में चल जाऊंगा, क्योंकि मैं भी नहीं एंटिसिपेट कर रहा। और अगर वो आ गया तो इसका मतलब आप क्लियर समझ लीजिए कि जो बेसलाइन भारत की है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर वो मतलब भाजपा पूरे डीएनए में फैल चुका है। और एंड आई एम इन अ वे, आप अगर इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टडी करें, स्टार्ट में नेहरू का एरा आता है, फिर इंदिरा गांधी का आता है, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद थोड़ा सा एक एरा राजीव गांधी का, और उसके बाद हमारा वो कोएलिशन स्पीयर शुरू होता है, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, और भी सारे बहुत थे, आई के गुजराल, देवेगौड़ा, और भी बहुत सो लोग थे। फिर एक कोएलिशन एरा चलता है थोड़ा बहुत, उसके बाद वाजपेयी जी की एक सरकार, 2 मनमोहन सिंह की, और मगर उसके पहले का आप देखेंगे ना, कांग्रेस का हमेशा वर्चस्व रहा है। और फिर पोस्ट मनमोहन सिंह फिर से इंडिया हैज ऑलवेज लाइक्ड अ वेरी स्ट्रांग सेंटर। सेंटर में इंडियंस को, अदर देन दैट एबरेशन ऑफ 15 years ना, इंडियंस हैव ऑलवेज ट्राइड टू फोकस लाइक ऑल इन ऑन अ स्ट्रांग सेंटर। स्टेट्स में इंडियंस बहुत आप देखेंगे, यू विल मीट पीपल इन इंडिया जो बीजेपी को सेंटर में वोट करते हैं, स्टेट में नहीं करते, और फिर म्युनिसिपैलिटी में फिर से बीजेपी को वोट करते हैं। सो कितने वोटिंग पैटर्न्स में डिफरेंस आ जाता है भारत में। तो ये दिखाता है कि ये जो स्नियरिंग होती है ना भारतीय वोटर की, कि वो बेवकूफ है, उसको कुछ पता नहीं है। भारतीय वोटर सबसे समझदार है, उसको मालूम है उसको कहाँ उसका काम करना है। और इसीलिए बोलते हैं डेमोक्रेसी इज ब्यूटीफुल। डेमोक्रेसी से अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। विद द वन थिंग, मेरे को लोग हमेशा बोलते हैं तेरे को भारतीय होने की सबसे बड़ी चीज पे क्या गर्व है, मतलब कि हम डेमोक्रेसी हैं। हमारी डेमोक्रेसी एक एक्चुअल वाइब्रेंट रोबस्ट डेमोक्रेसी है, जहां पे हम रोज अपने नेताओं को पेलते हैं और बाकियों को भी पेलते हैं। तो आपके इस एनालिसिस से जो रिजल्ट निकल रहा है, ये वही नतीजा है, वही रिजल्ट है जो मैंने कई महीने पहले से निकाल चुकी हूँ, और मैं कह रही हूँ कि जालिमा मोदी आ रहा है। तो लगता ऐसे ही है कि एक बार फिर बीजेपी की हुकूमत जो है वो आने वाली है। और कुशल मेहरा जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और हम दोबारा भी जो है वो आपसे बात करेंगे। जो हमने डिस्कस किया, काफी ज्यादा टॉपिक्स, उन पे भी बात करना आपसे बाकी है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे भी बहुत फेवरेट है, और उसके ऊपर यकीनन आपसे जल्दी बात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर, थैंक यू वेरी मच।